सबसे पहले आपको क्या करना, कोई भी टॉपिक आप पढ़ते हैं, अब एटलीस्ट मैपिंग जरूर करें, है ना। एक मानचित्र अपने पास में रखें, आप उस मैप के जरिए करिए। तो इससे क्या होगा कि आपको लोकेशन स्थिति बैठ जाती है। जॉनसन कहता है ना कि भूगोल और इतिहास दोनों एक ही माता की दो आंखें हैं, एक व्यक्ति की दो आंखें हैं, दोनों को एक साथ ही आप समझ सकते हो। और इस मैप के लिए कई सारी किताबें आती है मार्केट में, स्पेक्ट्रम की भी आती है, ऐतिहासिक मानचित्रावली आती है ना। और आपको बता दूं, आईएएस मेंस के अंदर भी मैप के 50 नंबर के लगभग सवाल आते हैं। एक तो पूरा पहला प्रश्न मैपिंग का ही आता है, जिसमें आपको स्थान भर के उस पर 20 शब्द लिखने होते हैं। स्पेक्ट्रम के साथ में एक आजकल बर्नवाल की किताब भी आती है मैपिंग की, आप लीजिए। अगर कोई मैप नहीं मिलता तो गूगल पे जाके मैप देख लीजिए, मैपिंग से पढ़ने की कोशिश करिए। ये आपकी समझ को बढ़ाता है, इसमें आपको भौगोलिक ज्ञान हो जाता है। तो भौगोलिक ज्ञान होने के बाद आप राजनीतिक जीवन को अच्छे से समझ सकते हैं, राजाओं के युद्ध अभियान अच्छे से समझ सकते हैं, आप अर्थव्यवस्था को बहुत प्यारे तरीके से समझ सकते हैं कि उत्तरापथ यहाँ था, दक्षिणापथ यहाँ था। दूसरा काम आपको क्या करना है, जब भी आप पढ़ते हैं, है ना, तो आप पढ़ते वक्त कम से कम कल्पना, किताब से आंखें हटा के, और जैसे आपने पढ़ लिया पुस्तक से, फिर उस पुस्तक से आंखें हटा के, आंखें बंद करके थोड़ा सा मनन कीजिए, कैसे होता होगा सब कुछ। कौटिल्य, मैं तो कई बार ऐसे इतिहास पढ़ते पढ़ते उस काल में चला जाता हूँ, उस दौर में चला जाता हूँ, और उस दौर में जाने के बाद में ऐसे सोचता हूँ कि समाज में ऐसे होता होगा। समाज में उस समय कोई सोशल मीडिया नहीं था, शासन के आदेश कैसे पहुँचते होंगे वहाँ पे, किस तरह से लोगों तक सूचनाएं पहुंचाई जाती होगी, किसी पर जुल्म हो रहा होता है तो किस तरह से उसको न्याय मिलता होगा, क्या पद्धति होती होगी, 1000 किलोमीटर दूर कोई कैसे जाता होगा। ऐसे कई सारे पढ़ते पढ़ते प्रश्न मेरे मस्तिष्क में आज भी आते हैं, पहले भी आते थे। ठीक है, तो ऐसी कल्पना शक्ति के जरिए आप चीज़ों को समझ सकते हैं, आप उस समय की वास्तविक स्थितियों को समझ सकते हैं। तो कल्पना शक्ति का यूज कीजिए, लाइन टू लाइन पढ़ते मत जाइए जैसे कोई आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, नहीं। एक होते हैं तथ्य, दूसरा होता है उसका विश्लेषण। ठीक है, अब देखिए, अगर आप केवल तथ्य पढ़ेंगे ना तो आपकी समझ विकसित होगी, ना आप किसी को समझा सकते, ना आप इंटरव्यू में बोल सकते, ना बच्चों को पढ़ा सकते ठीक से। इसलिए कोशिश ये कीजिए कि विश्लेषण को ज़्यादा से ज़्यादा समझिए। तो क्यों अपनी एनर्जी खराब करनी, सब्जेक्ट को बोरिंग बनाना, सब्जेक्ट को एक प्रकार से जीना नहीं बल्कि अपने आप में सब्जेक्ट को भार मानने की कोशिश है, क्यों करते हैं आप। इससे बेहतर है कि जब भी पढ़ते हैं तो बिल्कुल विश्लेषण कीजिए उसका, और विश्लेषण से तथ्यों को पकड़ने की कोशिश कीजिए, अपने आप उसमें मेन तथ्य आ जाते हैं, ये प्रयास कीजिए। इसके साथ साथ में आपको क्या प्रयास करना है, आपको तारीखें याद करने पर जोर नहीं देना, बल्कि आप है वो क्रोनोलॉजी सेट कीजिए, है ना, कि भाई जैसे कोई भी काल ले लो, है ना, क्रोनोलॉजी सेट कीजिए, पहले कौन सी घटना हुई, उसके बाद कौन सी, उसके बाद कौन सी। घटनाओं की तारीख भली मत याद करो, लेकिन घटनाओं की क्रोनोलॉजी सेट कर लो। नोट्स वगैरह कुछ अगर बनाई है संक्षिप्त में, तो आप है वो कॉपी के पीछे उसकी क्रोनोलॉजी लिख लो। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इससे आपको क्रोनोलॉजी याद हो जाती है। तो पूरे पेपर में तारीखों के तो 1-2 सवाल आते हैं, वो भी यूं ही सही हो जाते हैं, मेन तारीखें ही आती है, लेकिन क्रोनोलॉजी के काफ़ी प्रश्न आते हैं। क्रोनोलॉजी आपको उत्तर को फंसाने में गजब मदद करता है। तो आप ऐसे तारीखों की बजाय क्रोनोलॉजी को समझिए। ठीक है, क्रोनोलॉजी मतलब घटना पहले कौन सी, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, ऐसे करते करते उसको याद कर लो। ठीक है, मैं मानता हूँ नोट्स को। हो सकता है कुछ लोग ये भी कहेंगे कि नोट्स बनाना वाहियात मूर्खता है वगैरह, सबके अलग अलग मत होते हैं। मेरा ही मत अंतिम सत्य है ये ज़रूरी नहीं है, हो सकता है आपकी विधि अलग हो, मैं मेरी विधि पे जनरली बात करता हूँ। ठीक है, नोट्स के पीछे इस प्रकार के क्रोनोलॉजिकल टेबल बना दीजिए। इसके साथ साथ में आपको क्या करना होता है, तुलनात्मक अध्ययन भी करिए आप। तुलनात्मक अध्ययन से क्या होता है, आपकी समझ विकसित होती है, आपके फैक्ट मजबूत होते हैं, आपकी बात रखने के तरीके मजबूत होते हैं, विश्लेषण अच्छे होते हैं। और इसके साथ साथ में अगर तुलनात्मक अध्ययन हम करते हैं तो निश्चित तौर पे अपन नए नए तर्क बहुत अच्छी तरीके से है वो दे सकते हैं। इसके अलावा आपको क्या करना चाहिए, इसके अलावा चीज़ों को रटने की बजाय समझना चाहिए। समझने के लिए अपने को क्या करना होता है, हर टॉपिक को आप कई भागों में बांट दो, जैसा कि मैं बांटता हूँ। क्या करना होता है, सबसे पहले उसका परिचय पढ़ो कि इसका ये है क्या, फिर उसके कारण पढ़िए, महत्व पढ़िए, उसकी विशेषताएं देखिए, पूरा
खाका बना दो। टॉपिक का कोई भी आयाम छूटना नहीं चाहिए। उसके बाद आपको जो जो चीज़ मिलती है उसको उसमें ऐड करते जाइए। जैसे पुनर्जागरण पढ़ रहे हैं, पुनर्जागरण में आप उसकी पृष्ठभूमि देखो कि नामकरण किसने दिया, बेसारी, डिडरो, फ्रांसिस बेकन, फिर उसकी विशेषताएं क्या थी, मानववाद, बुद्धि, तर्क वगैरह। उसके बाद में कारण क्या थे, फिर इटली में क्यों हुआ, उसके कारण क्या थे, इसके प्रभाव क्या पड़े। अब ये सारे के सारे देख लिए। फिर साहित्य में क्या प्रभाव आए, कला में क्या प्रभाव आए, विज्ञान में क्या प्रभाव आए। ऐसा एक मॉडल बना दो पूरा, और फिर उस मॉडल के अकॉर्डिंग है वो चीज़ों को सेट करते जाओ और उसको पढ़ते जाओ। ठीक है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, इसके अलावा आप अभ्यास और रिवीजन। भाई पढ़ लिया, लेकिन उसके बाद में कई बार तथ्य किसी ने पूछ लिया तो याद नहीं आता है। तो कई बार तो ऐसा होता है, कई बार तो ऐसा होता है कि तथ्य बड़ा उलूल जुलूल होता है जिसका परीक्षा से कोई सीधा मतलब नहीं होता। ऐसे पे तो आपको टेंशन लेना नहीं है। दूसरी बात ये होती है, कई बार पढ़ा हुआ है बट याद नहीं आ रहा है, तो उसका कारण ये होता है कि हमारा रिवीजन कम होता है। जितनी बार रिवीजन अधिक होगा, और रिवीजन कब होगा, जब आपके पास लिमिटेड मटेरियल होगा। अगर आपके पास लिमिटेड सामग्री है, क्योंकि मैं आपको कई बार कहता हूं कि सफलता सामग्री नहीं दिलाती है, सफलता दिलाती है आपके पढ़ने के तरीके, आपकी कंसिस्टेंसी, परीक्षा तक आपका लगातार लगे रहना। मटेरियल लिमिटेड हो, सिलेक्शन यूं ही हो जाता है। सिलेक्शन आपके पढ़ने के तरीके पे डिपेंड करता है। कुछ किताबें पढ़ के लोग टॉप कर जाते हैं, उन्हीं किताबों से कई लोग फेल हो जाते हैं। इसलिए कहता हूँ कि लिमिटेड मटेरियल रखोगे तभी रिवीजन हो पाएगा। बड़े पोथे लेके बैठ गए, एक पोथा पूरा नहीं होगा, मॉडल डाउन हो जाएगा, फिर वो 7-8 किताबें कैसे रिवीजन करोगे। इससे अच्छा ये होता है कि चीज़ों को शॉर्ट नोट्स कर दो। ठीक है, और शॉर्ट नोट्स में 4-5 रजिस्टर तो बन ही जाते हैं। फिर क्या होगा, उसको आप बार बार रिवीजन करिए। जितनी बार रिवीजन करोगे समझ बढ़ती जाएगी, जितनी बार रिवीजन करोगे आपकी एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी, नेगेटिव मार्किंग कम होती जाएगी। जितना अधिक रिवीजन करेंगे, और फिर आपको प्रश्नों में गलतियां कम होनी शुरू हो जाती है। फिर आपको मान लो परीक्षा में प्रश्न पढ़ा हुआ है लेकिन आपको सीधा उत्तर नहीं आ रहा है, तो आप 3 ऑप्शन भी एलिमिनेट कर पाओगे, क्योंकि आपको पता चल जाएगा इनमें इतना किया हुआ है ना, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। ऐसे करते करते आप लास्ट में उत्तर तक तो आ ही जाते हैं। इसलिए कहता हूं कि आप आपका रिवीजन बढ़ाइए, अभ्यास लगातार कीजिए।